क्या आपने कभी सोचा है कि अंग्रेजों के आने से पहले भारत में बच्चों को किस तरह पढ़ाया जाता था? क्या आपने कभी सोचा है कि उस समय बच्चे स्कूल जाते भी थे या नहीं? और अगर उस समय स्कूल थे तो ब्रिटिश शासन के दौरान उनका क्या हुआ? 1830 के दशक में स्कॉटलैंड से आए ईसाई प्रचारक विलियम एडम ने बंगाल और बिहार के जिलों का दौरा किया। कंपनी ने उन्हें देसी स्कूलों में शिक्षा की प्रगति पर रिपोर्ट तैयार करने का जिम्मा सौंपा था। एडम ने जो रिपोर्ट तैयार की वो दिलचस्प थी। एडम ने पाया कि बंगाल और बिहार में 1 लाख से ज्यादा पाठशालाएं हैं। ये बहुत से छोटे छोटे केंद्र थे जिनमें आमतौर पर 20 से ज्यादा विद्यार्थी नहीं होते थे। फिर भी इन पाठशालाओं में पढ़ने वाले बच्चों की कुल संख्या काफी बड़ी थी, यानी लगभग 20 लाख से भी ज्यादा। ये पाठशालाएं संपन्न लोगों या स्थानीय समुदाय द्वारा चलाई जा रही थीं। कई पाठशालाएं तो उस समय के गुरुओं द्वारा ही शुरू की गई थीं। शिक्षा का तरीका काफी लचीला था। बच्चों की फीस निश्चित नहीं थी, छपी हुई किताबें नहीं होती थीं, पाठशाला की इमारत अलग से नहीं बनाई जाती थी, बेंच और कुर्सियां भी नहीं थी, ब्लैक बोर्ड नहीं थे, अलग से कक्षाएं लेने, बच्चों की हाजिरी लगाने का कोई इंतजाम नहीं था, सालाना इम्तिहान और नियमित समय सारणी जैसी कोई भी व्यवस्था नहीं थी। कुछ पाठशालाएं बरगद की छांव में ही चलती थीं, तो कई गांव के किसी दुकान या मंदिर के कोने में या गुरु के घर पर ही बच्चों को पढ़ाया जाता था। बच्चों की फीस उनके माँ बाप की आमदनी से तय होती थी। अमीरों को ज्यादा और गरीबों को कम फीस देनी पड़ती थी। शिक्षा मौखिक होती थी और क्या पढ़ाना है ये बात भी विद्यार्थियों की जरूरत को देखते हुए ही गुरु तय करते थे। विद्यार्थियों को अलग अलग कक्षाओं में नहीं बिठाया जाता था, सभी एक जगह एक साथ बैठते थे। अलग अलग स्तर के विद्यार्थियों के साथ गुरु अलग से बात कर लेते थे। एडम ने पाया कि यह लचीली प्रणाली स्थानीय आवश्यकताओं के लिए काफी अनुकूल है। उदाहरण के लिए फसलों की कटाई के समय कक्षाएं बंद हो जाती थीं, क्योंकि उस समय गांव के बच्चे आमतौर पर खेतों में काम करने चले जाया करते थे। कटाई और अनाज निकल जाने के बाद ये पाठशालाएं दोबारा शुरू हो जाती थीं। इसका परिणाम यह था कि साधारण काश्तकारों के बच्चे भी पढ़ाई कर सकते थे। 19वीं सदी के मध्य तक कंपनी का ध्यान मुख्य रूप से उच्च शिक्षा पर ही था, इसलिए कंपनी ने स्थानीय पाठशालाओं के कामकाज में कभी ज्यादा दखल नहीं दिया। 1854 के बाद कंपनी ने देसी शिक्षा व्यवसाय में सुधार लाने का फैसला किया। कंपनी का मानना था कि इसके लिए मौजूदा व्यवस्था के भीतर ही बदलाव किए जा सकते हैं। कंपनी एक नई दिनचर्या, नए नियमों और नियमित निरीक्षणों के जरिए पाठशालाओं को और व्यवस्थित करना चाहती थी। इसके लिए क्या किया जा सकता था? कंपनी ने क्या क्या कदम उठाए? सबसे पहले तो कंपनी ने बहुत सारे पंडितों को सरकारी नौकरी पर रख लिया। इनमें से प्रत्येक पंडित को 4-5 स्कूलों की देखरेख का जिम्मा सौंपा। पंडितों का काम पाठशालाओं का दौरा करना और वहां अध्यापन की स्थितियों में सुधार लाना था। प्रत्येक गुरु को निर्देश दिया जाता था कि वे समय समय पर अपने स्कूल के बारे में रिपोर्ट भेजें और कक्षाओं को एक नियमित टाइम टेबल के अनुसार पढ़ाएं। अब पढ़ाई किताबों पर आधारित होने लगी और विद्यार्थियों की प्रगति को मापने के लिए वार्षिक परीक्षाओं की रूपरेखा भी तैयार की जाने लगी। विद्यार्थियों से कहा गया कि वे नियमित रूप से फीस दें, नियमित रूप से कक्षा में आए, अपनी एक फिक्स सीट पर बैठें और अनुशासन के नियमों का पालन करें। नए नियमों पर चलने वाली पाठशालाओं को सरकारी अनुदान मिलने लगे। जो पाठशालाएं नई व्यवस्था के भीतर काम करने को तैयार नहीं थी, उन्हें कोई सरकारी सहायता नहीं दी जाती थी। जिन गुरुओं ने सरकारी निर्देशों का पालन करने के बजाय अपनी स्वतंत्रता बनाए रखी, वे सरकारी सहायता प्राप्त और नियमों से चलने वाली पाठशालाओं के सामने कमजोर पड़ने लगे। इन नए नियमों और दिनचर्या का एक और भी नतीजा हुआ। पहले वाली व्यवस्था में गरीब किसानों के बच्चे भी पाठशालाओं में जा सकते थे, क्योंकि पाठशालाओं की समय सारणी काफी लचीली थी। कोई कभी भी आ सकता था और जा सकता था। नई व्यवस्था में अनुशासन की मांग थी, जिसमें बच्चों को नियमित रूप से स्कूल जाना होता था। अब कटाई के मौसम में भी बच्चों का स्कूल में आना जरूरी था, जबकि उस समय गरीब घरों के बच्चे खेतों में काम करने जाया करते थे। अगर कोई बच्चा स्कूल नहीं आ पाता था तो उसे अनुशासनहीनता माना जाता था। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और हमारे चैनल हिस्टोरिक हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारी हर नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। धन्यवाद।